बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। ये बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है और बहुत समय से प्रतीक्षित था। घर केवल एक मकान नहीं होता, यह हर परिवार का सपना होता है। कोई भी आम नागरिक बरसों की मेहनत, सपनों और अरमानों से घर बनाता है। घर से मिलती है सुरक्षा और भविष्य की उम्मीद। अगर उस घर में रहने वाला एक ही व्यक्ति आरोपी है तो क्या प्रशासन को यह इजाजत होनी चाहिए कि वो उस घर में मौजूद सभी लोगों के सिर से छत छीन ले, भले ही वो लोग जुर्म से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी रूप में ना जुड़े हों? क्या प्रशासन को यह इजाजत होनी चाहिए कि पेनल्टी वसूलने के मकसद से वो लोगों का आशियाना छीन ले? ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने आज प्रशासनिक इकाइयों द्वारा घरों पर बुलडोजर चलाने पर सख्त रुख अपनाया। देश की विभिन्न सरकारों की अघोषित बुलडोजर पॉलिसी को संविधान का आईना दिखाया। आप ध्यान देंगे तो हाल फिलहाल के दिनों में भारत के कुछ राज्यों में बुलडोजर को इंस्टेंट जस्टिस के टूल की तरह प्रयोग और पेश किया गया है। किसी जुर्म में आरोपी का मकान या दुकान जेसीबी मशीन लगा करके गिरा दिया जाता है। गिराए गए निर्माण को अतिक्रमण कहा जाता है और अतिक्रमण गिराने की इस पूरी कवायद को देखने के लिए जनता को एक चश्मा दिया जाता है, जिससे बुलडोजर की यह कार्रवाई त्वरित न्याय जैसी दिखती है। इंस्टेंट जस्टिस। जनता का एक हिस्सा इससे खुश होता है और वो बार बार किसी अपराध का अपना एक आरामदेह वर्जन बनाता है और जब तब मांग करता रहता है सरकारों से बुलडोजर चलाने की। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हदें तय कर दी, सीमाएं तय कर दी, चौहद्दियां बता दी। ये साफ कर दिया कि सरकारें और प्रशासन कार्यपालिका तक ही सीमित रहें तो बेहतर है। अतिक्रमण हटाने के लिए वो न्यायपालिका की शक्तियों का अधिग्रहण ना करें। न्याय करना कोर्ट का काम है, उसे लागू कराना सरकार और प्रशासन का। कोर्ट ने कुछ नियमावलियां भी लिख करके दी हैं। कहा कि अगर इसका उल्लंघन करके घर गिराएंगे तो अवमानना का केस तो होगा ही, साथ ही गिराए गए घर को अपनी जेब से खर्च करके बनवाना होगा। और जब ईंट, गारा, छड़े और मजदूरी इतनी महंगी हो गई है तो 20-30 साल पहले बने घर को तोड़ करके फिर से बनवाने में देश के नगर आयुक्तों को आर्थिक चुनौती का भी सामना करना होगा। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी डेमोलिशन पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। Brought to you by itel, Sensodyne K and Haier। आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने राज्यों द्वारा किए जा रहे बुलडोजर न्याय पर सख्त टिप्पणी की। टिप्पणियां आप कमोबेश टीवी चैनलों या अन्य खबरों में देख सुन चुके होंगे, लेकिन हम आपको फैसले की बैक स्टोरी बताएंगे। उसके लिए जानिए कि आज फैसला सुनाने वाली बेंच में कौन कौन से जज थे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन। अब जानते हैं कि इन 2 जजों की बेंच के सामने मामला पहुंचा कैसे। अप्रैल 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। दंगे के फौरन बाद नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जहांगीरपुरी में ध्वस्तीकरण का काम शुरू किया। निगम पर आरोप लगा कि उन्होंने बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बुलडोजर चलाया और आम नागरिकों को इससे दिक्कत हुई। निगम के इस एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं पहुंची। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने NDMC की कार्रवाई पर रोक लगा दी, लेकिन मामला स्टे तक नहीं रुका। जमीयत उलेमाए हिंद और कुछ अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की कि सुनवाई को थोड़ा विस्तार दिया जाए और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कॉन्क्रीट आदेश दिए जाएं। इसी बीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्य सरकारों के खिलाफ भी कुछ याचिकाएं डाली गईं। इन याचिकाओं में राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे बुलडोजर न्याय को रोकने की मांग की गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि लोगों की प्रॉपर्टी को गिराने के लिए राज्य सरकारें कानून का पालन न करके मनमानी कर रही हैं। जो भी अधिकारी गैर कानूनी तरीके से संपत्तियों के डेमोलिशन में लिप्त होते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस आशय की याचिकाओं को क्लब कर दिया गया और सुनवाई के लिए इन 2 जजों की बेंच के सामने लिस्ट किया गया। सुनवाई का दिन मुकर्रर हुआ 1 अक्टूबर 2024 का, लेकिन इसके पहले ही 17 सितंबर को ही इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देकर के लोगों को चौंका दिया। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कहा कि बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लिए पूरे देश में कहीं भी किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा।
हमारा ये आदेश उन स्थितियों में लागू नहीं होगा अगर कोई अनधिकृत संपत्ति किसी पब्लिक प्लेस जैसे सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन या किसी वाटर बॉडी का अतिक्रमण कर रही है। हमारा ये आदेश उन स्थितियों में भी लागू नहीं होगा अगर किसी संपत्ति को ध्वस्त करने का आदेश देश की किसी अदालत ने दिया है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करीब 2 का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। इस आदेश के बाद 1 अक्टूबर को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क दिए। ये तर्क क्या थे, इस मामले को कवर कर रहे पत्रकारों से सुनते हैं। 1 अक्टूबर को जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सरकार से सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि वो इस मामले में एक डिटेल्ड गाइडलाइन जारी करना चाहती है सरकार, जो पूरे देश में लागू होगी, क्योंकि इस तरह से नहीं चल सकता। और उस समय भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की थी और कोर्ट ने कहा था कि घर किसी भी आदमी का एक उसकी सुरक्षा के लिए आखिरी आशियाना होता है। इसके बाद फिर ये तमाम टिप्पणियां की थी और ये कहा था कानून के राज्य में ये नहीं चल सकता है, ये स्टेट ऑफ लॉ में इस तरह की चीजें मनमानियां नहीं चल सकती हैं। एक कोई गाइडलाइन होनी चाहिए कि आखिर कोर्ट ने कहा कि हमने पहले भी ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई वाटर बॉडी हो, कोई सार्वजनिक जगह हो, पब्लिक प्लेस हो, गवर्नमेंट की लैंड हो, उससे आप वहां से तो अतिक्रमण हटा सकते हैं। कोई धार्मिक स्थल बना दिया गया हो, सड़क के बीचों बीच हो, कहीं ऐसी जगह हो जहां से कोई भी जो लोकहित का काम है वो बाधित होता हो, तो वहां से आप हटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको तमाम प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, यानी नोटिस भेजना पड़ेगा और नोटिस का जवाब लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सार्वजनिक संपत्ति को जब ये सिद्ध हो गया कि ये सार्वजनिक संपत्ति है या सरकार की संपत्ति है, गवर्नमेंट लैंड है, सड़क है, चौराहा है, गोल चक्कर है या फिर फॉरेस्ट लैंड है, कोई वाटर बॉडी है जिस पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है, तो उसमें आप बुलडोज कर सकते हैं। लेकिन निजी संपत्ति पर बुलडोज करने के पहले आपको तमाम प्रक्रियाएं फॉलो करनी पड़ेंगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, जो आज डिलीवर किया। फैसले की कॉपी शुरू हुई कवि प्रदीप की लाइन से। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। इसके अलावा जजमेंट शुरू होने के पहले न्यायाधीशों ने इंग्लैंड के जज लॉर्ड डेनिंग की एक टिप्पणी का सहारा लिया कि अपनी कुटिया में सबसे गरीब इंसान भी राजा की हर शक्तियों के खिलाफ खड़ा हो सकता है। उसकी कुटिया कमजोर हो सकती है, उसकी छत हिल सकती है, हवा उसकी कुटिया के आर पार हो सकती है, उसकी कुटिया में तूफान घुस सकता है, बारिश घुस सकती है, लेकिन इंग्लैंड का राजा उसमें नहीं घुस सकता। उसकी सारी शक्तियां भी उसकी रिहाइश में तब तक दाखिल नहीं हो सकती जब तक उनके पास कानून सम्मत तर्क ना हो। इसके बाद शुरू हुआ जजमेंट और अब हम आपको 95 पेज के इस जजमेंट में रूल ऑफ लॉ, शक्तियों के बंटवारे, जनता के भरोसे, आरोपी के अधिकार, आश्रय के अधिकारों की अलग अलग चर्चा जो की गई है उसके बारे में बताते हैं, उसकी खास चुनिंदा बातें बताते हैं। पहली, किसी लोकतांत्रिक सरकार का आधार है रूल ऑफ लॉ। इसका संबंध हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से है, जो यह आदेश देता है कि हमारा न्याय तंत्र आरोपी के जुर्म को पहले से ही जज ना करे। रूल ऑफ लॉ एक फ्रेमवर्क मुहैया कराता है जिससे नागरिकों को इस बात की तस्दीक होती है कि प्रशासन नागरिकों की संपत्तियों को मनचाहे तरीके से नहीं छीन सकता। शक्तियों का वर्गीकरण भी किया गया है ताकि देखा जा सके कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने क्षेत्र में काम करें। कार्यपालिका से यहां आशय सरकारों और प्रशासनिक अधिकारियों से है, प्रशासन से, और न्यायपालिका से आशय अदालतों से है। अपना कार्य करते हुए कार्यपालिका न्यायपालिका की भूमिका को रिप्लेस ना करे। अगर प्रशासन मनचाहे तरीके से किसी व्यक्ति का मकान बस इस वजह से गिरा देता है कि वो व्यक्ति आरोपी है, तो ये शक्ति के वर्गीकरण के सिद्धांत का हनन है। वो अधिकारी जो इस कानून को इस तरह से अपने हाथ में लेते हैं, उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। अगर राज्य के किसी अधिकारी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है या मनचाहे तरीके से काम किया है तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता। कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती। केवल आरोपों के आधार पर अगर घर ध्वस्त किया जाता है तो ये रूल ऑफ लॉ के मूलभूत सिद्धांतों पर हमला होगा। प्रशासन के लोग जज नहीं बन सकते, वो किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का निर्णय नहीं ले सकते। अगर कार्यपालिका ज्यादती करे तो अदालत को कठोर निर्णय करने होते हैं। हमारे संविधान की आत्मा
अधिकारियों को शक्ति का गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती। जब एक खास ढांचे को ध्वस्त करने के लिए चुना जाता है और वैसे ही अन्य ढांचों को छुआ भी नहीं जाता, तो ये ख्याल आते हैं कि असल मकसद गैर कानूनी संपत्ति को हटाना नहीं बल्कि बिना सुनवाई के जुर्माना लगाना था। अनुच्छेद 21 में आने वाला आश्रय का अधिकार कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का घर छीनना ही है तो प्रशासन को यह तय करना होगा कि ध्वस्त करना ही आखिरी विकल्प है। इसके बाद अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला दिया। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को किसी भी केस में पूर्ण न्याय की नीयत से आदेश देने का अधिकार देता है और इसके साथ ही संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए अदालत ने कुछ गाइडलाइंस भी अब सामने रख दी हैं। बिना कारण बताओ का नोटिस सौंपे हुए कोई भी डेमोलिशन अब नहीं किया जाएगा। नोटिस में जवाब देने के लिए 15 दिन या म्युनिसिपल के कानून में बताई गई समयावधि देनी होगी। संपत्ति के मालिक तक रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजना होगा। इसे प्रॉपर्टी के बाहर भी चिपकाना होगा। नोटिस में अवैध निर्माण, नियम तोड़ने की जानकारी और ध्वस्त करने का आधार साफ साफ बताना होगा। बैक डेट पर नोटिस देने के आरोप न लगें, इसके लिए नोटिस को मकान मालिक को सौंपने के साथ ही कलेक्टर ऑफिस और जिलाधिकारी को भी भेजना होगा। इस काम के लिए जिम्मेदार प्रशासन को संपत्ति के मालिक को व्यक्तिगत रूप से सुनना होगा। इस मुलाकात के मिनट्स के ब्यौरे लिखे जाएंगे और फाइनल आदेश में भी मालिक और प्रशासन की आपत्तियों का जिक्र होना चाहिए। डिमोलिशन की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करवानी होगी और इसकी रिपोर्ट एक पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। अदालत के किसी भी आदेश के उल्लंघन की सूरत में अवमानना का केस होगा। अधिकारियों को पता चले कि अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए कि वो गिराई गई संपत्ति का पुनर्निर्माण करें। इस सूरत में अधिकारी नुकसान की भरपाई तो करेंगे, साथ ही पुनर्निर्माण का भी मूल्य व्यक्तिगत रूप से वहन करेंगे। अगर प्रशासन को लगता है कि पूरे निर्माण का कुछ ही हिस्सा अतिक्रमण है तो प्रशासन को यह भी बताना होगा कि उस थोड़े से हिस्से के बजाय पूरे निर्माण को ध्वस्त करना क्यों जरूरी है। आज की तारीख से अगले 3 महीने के भीतर सभी नगर निकायों को एक डिजिटल पोर्टल बनाना होगा। इस पर सारे नोटिस पर जवाब और आदेश के ब्यौरे लगाए जाएं। डिमोलिशन के आदेश के खिलाफ अपील करने का मौका होना चाहिए। इसके लिए मकान मालिक को डिमोलिशन ऑर्डर मिलने की तारीख से 15 दिनों बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। उसी 15 दिनों की अवधि के दरमियान संपत्ति के मालिक को खुद ही अवैध निर्माण हटाने का मौका भी मिलना चाहिए और अगर 15 दिनों की अवधि के दरमियान मालिक ने अवैध निर्माण नहीं हटाया या अदालतों से राहत नहीं मिली तो ही प्रशासन ध्वस्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इस फैसले की एक कॉपी सारे राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज और तमाम हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल को मुहैया कराई जाए। सारी राज्य सरकारें सभी जिलाधिकारियों और स्थानीय निकायों को इन निर्देशों के बारे में सूचित करें। तो ये तो हो गया फैसला। अदालत की अन्य महत्वपूर्ण बातों पर हमने कोर्ट रिपोर्टर से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। जो बुलडोजर इलीगली चल रहा था, जो अक्यूज जिसको भी चाहा जिसका भी घर था गिरा दिया, 10 घर है वहां पे उनमें से बस एक घर को उठाया गिरा दिया, वो सब चीजें अब बंद हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी अधिकारियों की। तो इन सब को लेते हुए ओवरऑल अभी हमारे पास जजमेंट आएगा, हम इसको और स्टडी करेंगे, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। जो बुलडोजर जस्टिस जिसका नाम रख दिया गया था वो बुलडोजर जस्टिस अब रोक दिया जाएगा। इस फैसले पर वकीलों और याचिकाकर्ताओं के पक्ष भी सामने आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्बिट्रेरी तरीके से जो डिमोलिशन की कार्रवाई है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा सख्त तरीके से रिएक्शन करा है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू शेल्टर एंड राइट टू लिव जो ये है आर्टिकल 21 के अंदर से इतने इंपॉर्टेंट राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करे हुए हैं सिटीजन्स को, इन राइट्स को आप इतनी आसानी से स्टेट इतनी आसानी से ले नहीं सकता है, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और कोर्ट ने बड़ा सख्ती से बोला है कि जस्टिफिकेशन के लिए उनको पूरा ये नोटिस देना पड़ेगा, 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट नोटिस को देना पड़ेगा और उसके बाद जब वो नोटिस की सर्विस हो जाएगी उसके बाद वो अपना इसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर्स होंगे उसकी जुडिशियल तरीके से एक प्रोसीडिंग्स जो होगी उसको फॉलो करेंगे और उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा, तब उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। और ये जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी पोर्टल पर जो ये नोटिस दिया जाएगा, ये सारी की सारी चीजों का वीडियोग्राफी होगी। राजनीति के हल्के से भी टिप्पणियां सामने आई। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है
बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ये बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है और बहुत समय से प्रतीक्षित था। जिस प्रकार से बुलडोजर राज चल रहा था या बुलडोजर न्याय चल रहा था स्टेट्स में, ऐसा लग रहा था कि अराजकता का एक साम्राज्य इस देश में खड़ा हो चुका है। पॉलिटिकल लीडर्स और ऑफिसर्स इस तरह से एरोगेंटली बिहेव करते थे कि जिस जब चाहे जिसका घर बुलडोजर ले जाके डिमोलिश कर देते थे, डरा के रखते थे लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस ऐतिहासिक फैसले के माध्यम से ये सब बंद कर दिया है। अब आप तभी एक्शन ले सकते हैं अगर आप शो कॉज नोटिस देंगे, मिनिमम 15 दिन का समय देंगे, उस पे हियरिंग होगी, उस पे एक आदेश पास होगा और उस आदेश को वो व्यक्ति जो भी एग्रीव्ड होगा वो चैलेंज कर सकेगा। तो आप ओवरनाइट बुलडोजर लेके नहीं आ सकते, और जो लेके आएगा अधिकारी अब वो जेल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मुझे लगता है कि हम सभी पालन करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप विगत टाइम में देखेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 से पहले थी, तब किस तरह के गुंडा माफिया हावी होते थे, जमीनों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे। लेकिन हम कहेंगे कि हमने उस समय एक नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो 325 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। और मैं कहूँगा कि 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुई है। तो मुझे लगता है कि आवश्यकता पड़ती है तो कानून के दायरे में रह करके बुलडोजर का इस्तेमाल कभी किया भी जाता है, लेकिन अपराधियों को ठीक करने के लिए, गुंडे माफिया को ठीक करने के लिए। अब इस खबर को समाप्त करते करते एक और एंगल पर चर्चा करते हैं। आम समझदारी यह है कि बुलडोजर जस्टिस जैसी उपमाएं तब प्रकाश में आई जब साल 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। फिर यह बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश तक महदूद नहीं रहा। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली में भी बुलडोजर का चलना दिखा। इन प्रदेशों में भाजपा सरकार के समय ऐसा हुआ या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों के होने से यह राय बनी कि केवल भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर के त्वरित न्याय की कार्रवाई दिखाई देती है। लेकिन खबरों पर नजर रखने वाले कुछ खबरें निकाल कर लेकर आए, जिसमें अतीत में अन्य पार्टियों की सरकारें भी उसी मुस्तैदी से बुलडोजर न्याय करती हुई दिखाई दी। जैसे कि आउटलुक की खबर बताती है कि जनवरी 2023 में राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती का पर्चा लीक करवाने वाले कोचिंग संस्थान पर बुलडोजर चलवाए। द प्रिंट की खबर बताती है कि गहलोत ने ऐसा साल 2023 से नहीं बल्कि 2019 से ही करना शुरू कर दिया था। आप ये भी जानते ही हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस के रेवंत रेड्डी की सरकार है साल 2023 से। और इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि इसी साल अगस्त के महीने में हैदराबाद डिजास्टर रिलीफ एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी, इसका शॉर्ट फॉर्म है हाइड्रा, इसने फिल्म अभिनेता नागार्जुन के मालिकाना हक वाले कन्वेंशन सेंटर के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया था। आरोप था कि सेंटर का कुछ हिस्सा अतिक्रमण के दायरे में आता था। नागार्जुन ने तब बयान भी जारी किया कि हाइड्रा की कार्रवाई गलत सूचनाओं पर आधारित है और उनकी प्रॉपर्टी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। इसके पहले के भी कुछ उदाहरण हैं। दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि मध्य प्रदेश में 2018 में आई कमलनाथ सरकार ने 15 महीने के कार्यकाल में माफियाओं और गुंडों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया, जिसे बाद में शिवराज सिंह चौहान ने हवा दी। इन खबरों को आप देखें तो पाएंगे कि सही गलत की बहस के साथ ही एक चैप्टर यह भी जोड़ा जा सकता है कि त्वरित न्याय के प्रति आसक्ति किसी एक सरकार तक महदूद नहीं रही है। पब्लिक सेंटिमेंट ने जब तक संवैधानिक इंप्लीमेंटेशन को प्रभावित किया है और उसके लिए चुनौती पेश की है। हमने जानकारों से बुलडोजर और पार्टी सरकारों के अंतर संबंधों पर भी सवाल पूछा। अगर हम कहें बुलडोजर जस्टिस जो टर्म क्वाइन हुआ, इसके पहले भी होता होगा, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता होगा, लेकिन हाल के दिनों में अगर हम कहें कि यूपी में विकास दुबे वाला जो कांड हुआ था और विकास दुबे के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या लगातार बढ़ गई। और बढ़ने के बाद से एक होता है कि कोई कार्रवाई करना और दूसरा उस कार्रवाई को सेलिब्रेट करना। तो वो जो सेलिब्रेशन वाली जो चीज आई वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने उसको किया। और फिर आपने देखा कि
चुनावी रैलियों में इसे खुलेआम कहा जाने लगा। और यही नहीं, किसी मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा के नाम से बुलाया जाने लगा, संज्ञा दे दी गई। उसके बाद से ये बात यूपी तक ही नहीं रह गई, उसके बाद से ये बात मध्य प्रदेश में, यहाँ बाबा थे वहां पर बुलडोजर मामा का संबोधन शिवराज सिंह चौहान के लिए गया। तो अगर हम ये कहें कि छिटपुट कभी होती रही होगी इस तरह की कार्रवाई, लेकिन जो हाल के दिनों में पिछले करीब 3-4 साल की बात अगर हम करें, तो वो चीजें जो हुई, शुरुआत हम उसे उत्तर प्रदेश से मानेंगे और उसके बाद से फिर बाकी राज्यों में, हम कह सकते उत्तर भारत के कुछ राज्यों में और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में अगर हम बात करें, तो वहां पर इसकी कार्रवाई, बुलडोजर का एक्शन भी हुआ और इस एक्शन को जिस ढंग से सेलिब्रेट किया गया, इसलिए इसकी चर्चा अगर हम कहें कि पीछे बैकग्राउंड की सारी चीजें पीछे छूट गई और ये बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों से आज जाकर के चिपक गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही और अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। 2 दिन से हजारों स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का गवाह बने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर की सड़क 13 नवंबर की सुबह शांत पड़ी थी। इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि दोपहर के बाद आयोग के सामने फिर से छात्र छात्राओं की भीड़ दिखाई देने लगी। पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान इलाके में तैनात हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। कल तक प्रदर्शन में क्या क्या हुआ हमने आपको 12 नवंबर के लल्लन टॉप शो में बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। आज का अपडेट यह है कि प्रोटेस्ट से 11 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि उन स्टूडेंट्स ने एक कोचिंग दृष्टि आईएएस के होर्डिंग तोड़े और पोस्टर फाड़ने की कोशिश की। खबर लिखने तक स्टूडेंट्स हिरासत में थे और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स का आरोप था कि कोई बड़ा कोचिंग संस्थान उनका समर्थन नहीं कर रहा, प्रोटेस्ट पर कुछ बोल नहीं रहा, जिसके बाद दृष्टि आईएएस और अवध ओझा की प्रतिक्रिया सामने आई है। दृष्टि आईएएस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि यूपी लोक सेवा परीक्षा के नए फॉर्मेट के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में विद्यार्थियों की चिंता और मांग जायज है। ये पूरी तरह न्याय संगत है कि प्रीलिम्स एग्जाम एक ही पाली में आयोजित हों और स्टूडेंट्स को नॉर्मलाइजेशन के भय से मुक्ति मिले। दृष्टि आईएएस ने आगे लिखा कि एक स्टूडेंट की तरफ से यह सुझाव अच्छा है कि अगर परीक्षा 2 पालियों में आयोजित कराने की मजबूरी है तो आयोग प्रीलिम्स के परिणाम को दुगना कर दे, अर्थात दोनों पालियों से उतने विद्यार्थियों को चुने जितने कुल चुने जाने थे। मेंस एग्जाम परीक्षा आयोजित करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और विद्यार्थियों के मन से ये शंका भी निकल जाएगी कि नॉर्मलाइजेशन से उन्हें नुकसान हुआ। टीम दृष्टि छात्रों की उचित मांग के समर्थन में है। वहीं एजुकेटर अवध ओझा ने लिखा, स्टूडेंट्स की बात पर गौर करना चाहिए। वहीं स्टूडेंट्स को एक 7-8 छात्रों का डेलीगेशन बना करके आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करना चाहिए। अगर आप नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं आपकी तरफ से मिलकर बात रख सकता हूं। छात्रों से अनुरोध है कि वो इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना होने दें। 11 नवंबर से हमारे साथी रजत पांडे ग्राउंड पर मौजूद हैं, प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं प्रयागराज में। आज के माहौल पर वो क्या बता रहे हैं, सुनिए। इससे की टाइमलाइन ऐसी है कि 12:46 PM पे देख पाएंगे आप कि 12:46 पे ये बैनर लोग फाड़ रहे थे, जिसकी वीडियो है, और 12:59 या एग्जैक्ट मैं आपको टाइम बता दे रहा हूँ जब वो ट्वीट है उनका, 5:19 पे उन्होंने ये ट्वीट किया है, जो समर्थन वाला ट्वीट है, ये ट्वीट किया है। तो कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि ये फटने के बाद और विरोध होने के बाद उन्होंने छात्रों का समर्थन किया, जबकि उससे पहले उनकी तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया और कोई छात्रों के समर्थन नहीं। तो बच्चों ने विरोध प्रदर्शन के लिए, विरोध के लिए दृष्टि का कि आप हमारा समर्थन नहीं दे रहे हैं, उसके बाद में आप यूपी पीसीएस का तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पर, उसका यहाँ पर आपने होर्डिंग लगाया है, तो उसका विरोध प्रदर्शन के लिए उन्होंने यहाँ पर एक फाड़ने का कोशिश किया। बाकी फटा नहीं है, थोड़ा सा फटा है, उसके लिए एफआईआर हो जाना चाहिए बच्चों के ऊपर। की तरफ से यही जस्टिफिकेशन आया है कि एफआईआर उन्होंने नहीं कराई है, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। ये कहने वाली बातें हैं सर, बाकी सब कैसे क्या होता है ये सबको पता है। छात्रों के प्रदर्शन पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कविता लिखी कि बीत गया अब वो जमाना जब कहते थे चौखट के बाहर न तुमको जाना, अब तो उनके हक की लड़ाई सड़कों पर उनको ले आई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी छात्रों के समर्थन में उतर रहे हैं। बीजेपी विधायक आनंद शुक्ला ने लिखा कि मैं यूपी लोक सेवा आयोग प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में हूं। मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध करता हूं कि छात्रों से वार्ता कर इसका हल निकालें। आयोग के अध्यक्ष को वार्ता के लिए स्वयं आगे आना चाहिए। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा वो भी सुनिए। आग्रह है सरकार से, बच्चों के जो मांग है उस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं,
इसको गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। अगली सुर्खी चुनाव पर है। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर बुधवार सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। वोटिंग परसेंटेज पर बात करेंगे, उसके पहले कुछ घटनाक्रम जानते हैं। पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिले के जगतदल इलाके में कुछ लोगों ने टीएमसी के स्थानीय नेता अशोक साहू पर बम से हमला किया, गोलीबारी की, जिसमें उनकी मौत हो गई। वहीं राजस्थान के देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। वे समरावता मतदान केंद्र में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। वहीं बिहार के तरारी विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर के दो पक्षों में झड़प हो गई। दोनों गुटों में हुई मारपीट में 6 लोग जख्मी हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बरहेट विधानसभा में वोट डाला, फिर मीडिया से मुखातिब हुए। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया। अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। वहीं वायनाड लोकसभा में मौजूद प्रियंका गांधी ने भी मीडिया से बात की। I just hope that today everybody comes out and exercises their democratic right. I think it's the greatest strength that the Constitution has given people and they should use it well. दिन की बाकी सुर्खियों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। झारखंड में पहले फेज की 43 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हो गई है। वोटिंग टर्नआउट करीबन 65% के आसपास रहा। ये पिछले बार के विधानसभा चुनावों से 1% ज्यादा है। ईसीआई की वेबसाइट के मुताबिक सबसे ज्यादा वोट लोहरदगा जिले में 73% के करीब पड़े और सबसे कम वोट पड़े हजारीबाग में 59% के करीब। इस बार के चुनाव में झारखंड से एक अच्छी खबर आई है। सिंहभूम जिले की पोटका विधानसभा में एक आदिवासियों का गांव है, वहां 100% वोट पड़े हैं। इन 43 सीटों में कई वीआईपी सीटें शामिल हैं, जैसे कि सरायकेला से बीजेपी के टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं, जबकि जमशेदपुर ईस्ट से कांग्रेस नेता अजय रॉय चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड से अब रुख करते हैं केरल का, राहुल गांधी की पुरानी सीट, जहां से इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ रही हैं, वायनाड। यहां पर 64% वोट पड़े हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार वोटिंग टर्नआउट करीबन 8% कम रहा है। केरल में सभी विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर 60% वोटिंग हुई है। इसके अलावा कर्नाटक के उपचुनाव में करीबन 77% वोटिंग और राजस्थान में 64% वोटिंग हुई है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। 22, 23, 24 नवंबर को भूलिए मत, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ललन टॉप अड्डा जमने वाला है, जहां बहुत सारे सितारे आ रहे हैं। कैसे रजिस्टर करना है उसके लिए वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है ललन टॉप के सालाना जलसे का, यानी ललन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है ललन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelalantop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा ललन टॉप।